हे गाइस, वेलकम टू स्टडी लिटिकल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी आरबी असिस्टेंट मेंस की प्रिपरेशन बहुत शानदार चल रही होगी। तो गाइस, रिज़ल्ट सीज़न इज़ ओवर नाउ। तो आगे बात करेंगे आने वाले बैंकिंग एग्ज़ाम्स की। वीडियो का थंबनेल आप देख चुके होंगे कि कैसे आप एक साल में सारे बैंकिंग एग्ज़ाम्स निकाल सकते हैं। मेरी क्या स्ट्रेटजी रही थी, एसबीआई पीओ को छोड़ के सारे मैंने प्री दिए हैं और सारे मेंस दिए हैं। एसबीआई पीओ का क्या सीन हुआ था कि जिस टाइम पे नोटिफिकेशन आया था और नोटिफिकेशंस में जो डेट दे रखी थी उसमें मेरी एज 20 दिन कम थी। मतलब 20 अक्टूबर को होती है मेरी कंप्लीट, और उसमें 1 अक्टूबर को मांगी थी, इसलिए एसबीआई पीओ मैंने नहीं दिया। लेकिन उसके अलावा सारे एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं, सारे प्री हुए हैं और सारे मेंस हुए हैं। तो मेरी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। उससे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम अब आने वाले हैं। सबसे पहले आएगा गाइस आरबी असिस्टेंट का मेंस। जिन भी लोगों के 90 प्लस अटैम्प्ट हुए हैं प्रीलिम्स में, वो डेफिनेटली मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि आरबीआई समझ लो आप एक रॉयल जॉब होगी। बैंकिंग जो है वो ठीक है, लेकिन अगर कोई आरबीआई में है तो बैंकिंग से थोड़ा ऊपर मानो आप उसको, है तो वो भी बैंक ही। इसके अलावा एसबीआई क्लर्क आएगा सबसे पहले, जून के आसपास नोटिफिकेशन आएगा और जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा इसका। फिर आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क अगस्त में, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, ये सबसे लास्ट में रहते हैं। इसके अलावा कुछ और एग्ज़ाम जो एक्सपेक्टेड हैं, जैसे कि एलआईसी असिस्टेंट, एलआईसी डबल ए, और जैसे ईसीजीसी का आया था इस बार, एनआईएसीएल का आया था, एग्जिम बैंक, सिडबी, सेबी, नाबार्ड, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आते हैं साल में। तो ये सारे एग्ज़ाम से अब बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन की। सबसे पहले आती है आपकी मैथ्स। मैथ्स में देखो, सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या करना है, आप कोई भी एक बुक उठा लो। या तो टेक्स्ट बुक की बुक उठाओ आप मैथ्स की, या फिर उठाओ आप आशुतोष कुमार पांडे के नाम से आती है हिंदी में। अब आप इंग्लिश वाले अपनी बुक देख लेना, मैंने हिंदी से प्रिपेयर किया था, हिंदी मीडियम से हूँ, इसलिए हिंदी का मुझे ज़्यादा पता है। मैंने किया था आशुतोष कुमार पांडे वाली बुक से। बुक का लेवल बहुत ही शानदार है, आप करोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, और बुक को निकालने के बाद में आपको कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। इसके बाद बुक को कंप्लीट आप जैसे ही करते हो तो क्विज़ स्टार्ट कर दो। क्विज़ से क्या होगा कि आपके कंसेप्ट बन जाएंगे, आपकी कोचिंग आप करोगे, इसके अलावा आप बुक निकालोगे तो आपके कंसेप्ट तो वैसे ही बन जाएंगे। फिर आप क्विज़ निकालना स्टार्ट करोगे तो क्विज़ आपको हेल्प करेगी स्पीड बनाने में, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम्स में क्या है, प्रीलिम्स जो निकलता है वो स्पीड से निकलता है, और मेंस आप निकालोगे आपके कंसेप्ट के बेसिस पे। क्विज़ स्टार्ट करो डेली। अब क्विज़ का ये होता है कि आपको अड्डा पे डेली क्विज़ मिलेगी, ग्रेड अप पे डेली मिलेगी, प्रैक्टिस मॉक पे डेली क्विज़ आती है, इसके अलावा ओलिव बोर्ड पे भी डेली क्विज़ आती है। तो आपको 4-5 प्लेटफॉर्म ऐसे मिल जाएंगे, आपको डेली क्विज़ मिलेगी। मतलब प्रैक्टिस के लिए आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कंटेंट उठा सकते हो आप। इसके अलावा मॉक आपको देने ही देना है। मॉक का ऐसे नहीं है कि मैं तो डेली एक ही मॉक दूंगा, जितने आप मॉक दोगे ना वो आपके लिए अच्छा है, बट ओवर नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि दिन भर मॉक ही देने लग रहे हो। दिन के 3 मॉक दो मैक्सिमम, बहुत ही शानदार है। मैं डेली के 3 मॉक देता था। सुबह लाइब्रेरी में जाते ही मैं सुबह 7 बजे एक मॉक देता था, उसके बाद में 12 बजे और फिर 4 बजे। 3 मॉक मेरे डेली के थे। उसी का रिज़ल्ट था कि एसबीआई क्लर्क के प्री में मेरे 89 में करके आया था, और 89 ही थे उसमें। ठीक है। इसके बाद में मॉक्स को एनालाइज़ करें। अगर आपका 1 घंटे का मॉक है तो कम से कम आधा पौना घंटा आपको देना पड़ेगा उसको एनालाइज़ करने में। कहाँ आप गलती कर रहे हो, कहाँ आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है। टॉपर से हमेशा कंपेयर करो अपना टाइम, कि अगर वो बंदा 20 सेकंड में कर सकता है तो आपका 40 सेकंड क्यों लग रहा है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसके अलावा मैथ्स में सबसे ज़्यादा फोकस जो करना होता है वो करना होता है स्पीड मैथ्स पे। स्पीड मैथ्स में आपकी सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अलावा नंबर सीरीज, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो स्पीड मैथ्स के अंदर आते हैं। ये सारे टॉपिक्स जो कुछ लोग कहते हैं ना फ्री के नंबर, ये वो होते हैं। इनका लेवल प्रीलिम्स में कुछ नहीं रहता, बस आपको देख के आंसर भी टिक करना होता है, बस इतना ही रहता है। ये आप डेली प्रैक्टिस करें। और क्वाड्रेटिक तो बोलते हैं कि दिन में डेली 10 करो, डेली के सिंप्लीफिकेशन करो, ये आपको करने ही करने हैं। मॉक्स के अलावा है ये, मॉक्स में जो है वो है। इसके अलावा रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में सबसे पहले तो सिलेबस ही है। देखो, सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। जब तक आप उसका बेसिक नहीं जानोगे कि क्या होता है, कैसे होता है, तो तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। उसके अलावा आपको डेली 10 पजल करती है। पज़ल का लेवल कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कि
कुछ लोग डिसाइड करते हैं ये प्री की है, ये मेंस की है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप प्री या मेंस सोच के करोगे तो ऑब्वियसली आपको मेंस की जो पजल आप करोगे उसमें टाइम लगेगा। सबको एक ही नज़र से देखो, कुछ नहीं है। पजल को कभी भी आप क्लासीफाई करो ही मत कि ये उस टाइप की है, ये इस टाइप की है, कुछ नहीं। पजल सिर्फ पजल है, अपने को निकालनी है। जो टाइम उसमें लगता है वो भी दूसरी में लगेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको डेली के 10 करने हैं और धीरे धीरे पजल आप छोटी से बड़ी की तरफ लेके जाओ, जिससे कि ऐसा नहीं है कि आप अगर स्टार्ट करें तो आप मैं सिर्फ प्री की पजल करूँगा तो मेंस की कब करोगे। दोनों साथ में लेके चलनी है। हाँ, छोटे से शुरू करो, उसको बढ़ाते जाओ धीरे धीरे। इसके अलावा डेली क्विज़ेस, जैसा कि मैंने आपको मैथ्स में ही बताया था, इसके भी क्विज़ेस आपको मिलेंगे डेली चारों प्लेटफॉर्म पे, या जो भी आपको पसंद आए उस पर। इसमें आपको रीजनिंग में क्या होता है, मिसलिनियस पे फोकस करो। मिसलिनियस में क्या आता है, इनइक्वलिटी आ गया, ब्लड रिलेशन आ गया, डायरेक्शन डिस्टेंस आ गया, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आ गई, और जो भी टॉपिक्स मिसलिनियस में है सबकी प्रिपरेशन करें आप। क्योंकि मिसलिनियस जो होता है, पजल का क्या होता है, एग्ज़ाम में कभी कभी नहीं बनती है। और क्लर्क के एग्ज़ाम में तो देखो ऐसा आपको बनानी ही पड़ेगी, आपके पास इतना स्पेस नहीं है कि आप क्वेश्चन छोड़ सको। लेकिन पीओ के एग्ज़ाम में क्या होता है कि अगर आप छोड़ भी देते हो ना तो आपकी जो मिसलिनियस है वो संभाल लेती है। इसके अलावा मॉक्स को कभी स्किप ना करें। जैसा कि मैंने आपको मैथ्स के सेशन में बताया, आप मॉक्स तो आपको देने ही देने हैं। इंग्लिश की बात कर लेते हैं यहाँ पे। इंग्लिश में आपको डेली एडिटोरियल तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन आपको डेली उसमें से 10 वर्ड्स लिखने हैं। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि अगर डेली 10 वर्ड लिखेंगे तो इतने वर्ड्स याद कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी चिंता है लोगों की। तो देखो, द हिंदू में क्या होता है कि जैसे ही आप 15-20 दिन 10-10 वर्ड लिखोगे तो उसके बाद से आपको फील होगा कि वर्ड्स क्या है, रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि द हिंदू में हमेशा वर्ड्स रिपीट होते हैं। कुछ वर्ड्स उसके सिलेक्टेड होते हैं, या मैं कहूँ फेवरेट होते हैं, वो हर बार उनको देखता है। तो 1 महीने लिखने के बाद में आपको लगेगा कि आप दिन में 1 ही वर्ड लिख रहे हो या 2 वर्ड लिख रहे हो। तो इतना नहीं है, हर चीज़ की कोई लिमिट है। ऐसा कुछ नहीं है कि यार मैं 10 वर्ड लिखूँगा डेली के तो 3 महीने में तो मेरे इतने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, कैसे करूँगा। और वर्ड्स का आपको क्या करना है, आपको रटना नहीं है पहली चीज़ तो। कुछ लोग क्या करते हैं, 10 वर्ड लिख लिए और ये 10 वर्ड तो मुझे आज ही याद करने हैं। नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। हो भी जाएंगे तो दूसरे दिन आप अगले 10 वर्ड करोगे तो पुराने वालों को भूल जाओगे, ये कंफर्म है। आपको क्या करना है, उनको लिखो आराम से और छोड़ दो। रात को सोते टाइम एक बार पढ़ लो, सिर्फ एक बार। मैं ये नहीं बोल रहा आपको याद करने, आपको सिर्फ पढ़ने हैं। दूसरे दिन 20 हो जाएंगे, 20 को पढ़ लो। अरे यार, मतलब 1000 वर्ड भी हो जाए तो उनको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा आपको, आधा घंटा, 1 घंटा, इतना तो आप अपनी वोकैब को दे ही सकते हो। क्या दिक्कत आ रही है। और आजकल जो एग्ज़ाम आ रहे हैं ना इंग्लिश में IBPS के, वो टोटली वोकैब पे बेस आ रहे हैं। ग्रामर का रोल बहुत ही कम कर दिया है। RC में भी आपको वोकैब पे क्वेश्चन 3-4 मिल ही जाएंगे, एरर में भी, और आपके जो भी इंग्लिश में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सब में वोकैब का बहुत बड़ा रोल आ रहा है आजकल। इसके अलावा RC आपको डेली करने, कहीं से भी करो, अड्डा के क्विज़ लगाओ, उसमें डेली RC आता है, या जो भी आपको अच्छा लगे, पर करने आपको डेली हैं। इसके अलावा ग्रामर के सारे रूल आपको करने पड़ेंगे, चाहे आप निमिषा मैम से करो, आप अड्डा से करो। मैंने निमिषा मैम से किया था और मेरी इंग्लिश में इतना इम्प्रूवमेंट आया था उस टाइम पे कि उसमें सबसे पहले SBI क्लर्क का ही एग्ज़ाम था मेरा, प्रीलिम्स का। 29 मैंने अटैम्प्ट किए थे और 29 ही मार्क्स थे मेरे। इतना इम्प्रूवमेंट मैंने देखा है। इसके अलावा एरर डिटेक्शन आपको करना ही पड़ेगा। एरर डिटेक्शन के लिए या तो आप कोई बुक ले लो जिसमें एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हो, या फिर आप निमिषा मैम की क्लास आती है एरर डिटेक्शन की, स्पेशल क्लास में अनअकैडमी पे, वो आप करो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी। उसमें कोई ऐसा आपको पे नहीं करना है। तो गाइस, ये बात रही इंग्लिश की। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, या वैसे मुझे लगता है कि मैंने सारी क्वेरीज़ यहाँ पे कवर कर ली हैं बैंकिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड। अगर कुछ बचा हो तो आप मेरे टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ें, मुझे बताएं, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूँगा या फिर उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगा। लेकिन कोई भी ऐसा मत रखना दिमाग में कि बैंकिंग एग्ज़ाम निकालना इम्पॉसिबल है। बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हो। कोई भी कंटेंट आपको चाहिए, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो। GA की बात करेंगे अगले वीडियो में।
जी का क्या सोर्स रखना है, कितने सोर्स रखने हैं, किस तरह से पढ़ना है, डेली बेसिस पे पढ़ना है या फिर मंथली पढ़ना है, वीकली पढ़ना है, जो भी है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो गाइस, मैंने 1 तारीख को रिज़ाइन दे दिया SBI से, क्योंकि दूर बहुत था, इसलिए मैंने उसी दिन रिज़ाइन दे दिया। अभी मैं घर जाऊंगा 16 को रिलीव होके, तो 18-19 तक घर पहुंचूंगा। इसके बाद में मैं दोबारा से जयपुर आके वही अपना RBI असिस्टेंट मेंस के लिए प्रिपरेशन करूंगा। तो आपको जो भी इस टाइम पे मुझसे हेल्प चाहिए ना, मैं बिल्कुल रेडी हूँ और बोल सकते हैं फ्री भी हूँ इस टाइम पे। कोई भी कंटेंट चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कोई भी डाउट हो, मैथ्स हो, रीजनिंग में कोई भी डाउट हो, आप मुझे पूछ सकते हैं। किसी भी लेवल की पज़ल हो आपकी, मैं आपको सॉल्व कर दूँगा। कोई भी बिल्कुल दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको पता ही है, वीडियो को आपको लाइक करना है, वीडियो पे कमेंट करना है, इसके अलावा वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।